तो प्यारे बच्चों, आज के इस प्यारे से सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 11वीं गणित जो नवबोध प्रकाशन की प्रश्नावली 1D.2 है उसके अंतर्गत आपको ग्राफ बनाना है, त्रिकोणमितीय फलनों का ग्राफ बनाना है। और आज के इस प्यारे से सेशन के अंतर्गत इतने प्यारे तरीके से हम ग्राफ के बेसिक्स को समझने वाले हैं कि यदि आप इस वीडियो में पेशेंस बना करके आप रखते हो और शुरू से लेकर अंत तक देखते हो तो ग्राफ से संबंधित आपकी छोटी से छोटी क्वेरी लेकर के बड़ी से बड़ी क्वेरी तक आपकी सॉल्व हो जानी है। इतने अच्छे ढंग से आज मैं पढ़ाऊंगा कि बिल्कुल ग्राफ के संबंध में आपका एक भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। यदि किसी भी प्रकार का अगर आपका डाउट रह जाता है फिर भी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें और अपने डाउट्स का फोटो खींच करके जब आप व्हाट्सएप में हमें भेजेंगे तो समय मिलने पर आपका सलूशन दे दिया जाएगा। जल्दी से शुरुआत करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन की। सबसे पहले मैं ये मान के चलता हूं कि आपको त्रिकोणमिति में बहुत कुछ नहीं आता, फिर भी मैं एकदम जमीनी लेवल से, एकदम बेसिक लेवल से शुरुआत करता हूं। आपने ये देखा होगा जैसे sin 0 अंश का मान, sin 30 अंश का मान, sin 45 अंश का मान, sin 60, sin 90। इसी प्रकार से ये 6 त्रिकोणमितीय सरसंख्याएं होती हैं, इनका एक टेबल होता है 90 डिग्री तक मान ज्ञात करने के लिए। जीरो तो आपका जीरो होता ही है, जीरो तो आपका जीरो होता ही है। 30 अंश को हम कहते हैं पाई बटे 6, 30 अंश को हम क्या कहते हैं पाई बटे 6, और 45 अंश को हम कहते हैं पाई बटे 4, और 60 अंश को हम कहते हैं पाई बटे 3, और 90 अंश को हम कहते हैं पाई बटे 2। इतनी बातें आ गई समझ में। अब इनका मान आइए हम कैसे, ये मान आता कहां से है, तो इस मान को निकालने के लिए सबसे पहला प्यारा सा एक ट्रिक है कि यहां पर जीरो से शुरुआत करो और 1 2 3 4 इस प्रकार से लिख लो और सभी से आप 4 का क्या कर दो भाग लगा दो, सभी से 4 का क्या कर दो भाग लगा दो। तो हमने सभी से 4 का क्या कर दिया भाग लगा दिया। उसके बाद सभी पे क्या लगा दो, सभी पे अंडर रूट लगा दो और ये जो मान निकल के आएगा ये आपके साइन थीटा का मान होगा। यह मान 0/4 यानी कि 0/4 करेंगे तो 0 आएगा, 0 का रूट कितना होता है 0, तो साइन 0 का मान कितना हुआ 0। एक रूट से बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 4 का मान होता है 2, तो साइन 30 का मान कितना आ गया 1/2। 45 अंश का मान 2 आपका अंडर रूट में ऊपर रह जाएगा, सॉरी ये 1 से कट जाएगा 2 बार में, तो 1 तो रूट के बाहर आ जाएगा लेकिन 2 रूट के बाहर नहीं आएगा, तो ये 1 कितना हो जाएगा √2। इसको हल करेंगे तो अंडर रूट 3 आपका ऊपर रह जाएगा और अंडर रूट 4 का मान कितना होता है 2। इसको जब हम हल करेंगे तो 4/4 यानी 4 एक कम हो जाता है 4 और 1 का अंडर रूट कितना होता है 1। तो इस प्रकार से साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 का मान आपको निकल के आता है। अब इसी मान को पलट दो, आप 1 को यहां लिख दो और √3/2 को यहां लिख दो और 1/√2 तो यही रहेगा और 1/2 को आप यहां लिख दो और 0 को आप यहां लिख दो, तो ये आपका मान cos का हो जाता है। समझ में आई बात। अब अगर साइन बटे कॉस, टेन थीटा बराबर क्या होता है आप जानते हो कि टेन थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा यानी इस मान को इस मान से भाग लगा दो, तो 0 में जब 1 का भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा आपका 0, 0 में 1 का भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा 0, 1/2 में √3/2 का भाग लगेगा तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, कितना बचेगा आपका 1/√3 बचेगा कि नहीं। और इसी प्रकार से 1/√2 से 1/√2 कटेगा, कितना बचेगा 1, √3/2 से 2 कट गया, यहां पे केवल बचा अंडर√3। 1/0 आपका होता है अनंत यानी अपरिभाषित। हमने बताया है कि किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आता है तो इसका मान होता है अपरिभाषित, और 0 के नीचे अगर कोई संख्या आती है तो इसका मान होता है 0। इस चीज को गांठ बांध करके आप लोग रख लीजिए। अब कॉट जो होता है इसको पलट करके लिख दो, इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ और इसको यही रहने दो, इसको यहां ले आओ 1/√3 और इसको यहां ले आओ, ये आपका कॉट का मान हो जाता है। सेक जो होता है कॉस थीटा को लिखें अगर 1/cos थीटा तो यह आपका सेक थीटा, यानी इसको पलट दो, जैसे 1 है तो 1/1 कितना होगा 1, इसको पलट दो, √3/2 है तो 2/√3 कर दो, तो ये हो गया 2/√3। 1/√2 है तो इसको √2/1 कर दो, ये 1/2 है तो 2/1 कर दो, और ये 0 है
तो 0/1 कर दो, और 0/1 कितना होता है आपका 0/1। किसी भी संख्या के नीचे 0 जब होता है तो इसका मान क्या आता है 0। अब इसी चीज को क्या कर दो, पलट दो। इसी चीज को पलट दोगे तो आपका यहां आ जाएगा 0, यहां आ जाएगा 2, यहां आ जाएगा √2, यहां आ जाएगा 2/√3 और यहां आ जाएगा आपका 1। तो इस तरह से आपका ये टेबल कंप्लीट हो जाता है। अब इन्हीं मानों को आप याद रखेंगे, इन्हीं मानों को आप याद रखेंगे, इन्हीं मानों के सहायता से जैसे 0 से 90 अंश तक जो हमने ज्ञात किया ना, अब हम 0 से 360 डिग्री तक ज्ञात करेंगे। एक एक चीज का ज्ञात करेंगे। जैसे साइन का सबसे पहले करेंगे और साइन का मान 0 से लेकर 360 तक ज्ञात करेंगे, उसके बाद साइन का ग्राफ बनाएंगे। उसी प्रकार से कॉस का 0 से लेकर 360 तक ज्ञात करेंगे, कॉस का ग्राफ बनाएंगे। इसी प्रकार से हम छयों सरल समीकरणों का ग्राफ बनाना आपको बारी बारी से एकदम बारीकी के साथ समझाते हैं। बड़े ध्यानपूर्वक आप वीडियो में बने रहिएगा। बस एक बात आप याद रखिए कि ये आपका जैसे चतुर्थांश होता है, इसको हम कहते हैं चतुर्थांश। ये आपका पहला चतुर्थांश होता है, ये आपका दूसरा चतुर्थांश होता है, ये आपका तीसरा चतुर्थांश होता है और ये आपका चौथा चतुर्थांश होता है। और दूसरी बात इसमें जो आपको याद रखने वाली अभी के लिए बात है वह है कि इसमें जो है आपका ऑल पॉजिटिव होता है, यानी कि सभी सौर संख्याएं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सभी का मान इसमें प्लस में रहता है। ऑल इसमें होते हैं पॉजिटिव और इसमें केवल 2 ही पॉजिटिव होते हैं, एक आपका साइन होता है और दूसरा आपका कोसेक होता है। यही 2 केवल पॉजिटिव होते हैं और इसमें केवल आपके 2 पॉजिटिव होते हैं, एक टैन होता है और दूसरा कॉट होता है। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें कॉस और सेक को छोड़ करके सभी नेगेटिव होते हैं, ये दोनों केवल पॉजिटिव होते हैं। तो ये बात आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। अब आइए चलते हैं हम सबसे पहले साइन का 0 से लेकर 360 डिग्री तक का मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम इन चारों चतुर्थांशों की वैल्यू साइन का निकालेंगे और साइन का ग्राफ बनाएंगे। तो यहां पर देखिए हमने एक सारणी बनाई है, यहां पर हम वैल्यू ज्ञात करेंगे। आपका दिया हुआ है y बराबर दिया हुआ है sin x, y बराबर दिया हुआ है sin x और इसी का हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। यहां पे हमने कुछ कोणों के मान रखे हैं। जैसे ये अगर देखा जाए तो 0 का तो 0 होगा ही, 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश। अगर मैं चतुर्थांश की बात करूं तो जैसे ये चतुर्थांश हो गया तो ये 0 से शुरू होता है और कहां तक जाता है 360 अंश तक। तो उसी प्रकार से 0 से लेके कहां तक गया है 360 तक गया है। अब इसका मान आइए देखते हैं, हम लिख रहे हैं यहां पे। जैसे अभी आपने देखा आपको 90 तक का मान बस याद होना चाहिए, बाकी इसको आप अपने आप लिख लोगे, बस ट्रिक को थोड़ा सा समझना। जैसे साइन 0 का मान कितना होता है 0, अभी आपने पढ़ा। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, अभी आपने पढ़ा। साइन 30 अंश का मान कितना होता है आपका 1 कितना होता है 2। साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2। 45 अंश का मान होता है 1/√2 और 60 अंश का मान होता है √3/2 और 90 अंश का मान होता है 1। इतना आपको पता है। अब अगर इसके आगे आपको बढ़ना है तो इसको इधर से लिखना शुरू कर दो, 1 को छोड़ दो और इधर से लिखना शुरू कर दो। तो ये हो जाएगा आपका √3/2 और ये √3/2 के बाद 1/√2 और 1/√2 के बाद 1/2 और पाई का मान फिर से क्या आ जाएगा 0। अब आपका 0 से लेके 180 तक कंप्लीट हो गया। अब फिर इतना जितना लिखे हो ना इस पूरे को पलट दो, यानी इस 0 को छोड़ दो, इधर से लिखना शुरू कर दो। इसका मान 1/2 लिख दो, इसका मान 1/√2 लिख दो, इसका मान √3/2 लिख दो और इसका मान 1 लिख दो और इसका मान √3/2 लिख दो और इसका मान 1/√2 लिख दो और इसका मान 1/2 लिख दो। इसका मान फिर से कितना लिख दो 0 लिख दो। ऐसे आप 0 से लेके 360 तक आपने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब एक चीज आपको यह ध्यान देना है, आप लिख किसका मान रहे हो, साइन का मान लिख रहे हो और आप जानते हो कि साइन आपका प्लस कहां होता है और माइनस कहां होता है। तो ये आपका पहले चतुर्थांश में तो आपका प्लस होगा, आपको पता है, और दूसरे में साइन और कोसेक होता है तो दूसरे में भी प्लस होगा। बाकी यहां तीसरे में और चौथे में इन दोनों में तो साइन की वैल्यू प्लस
प्लस में रहेगी, इसमें और इसमें आपकी दोनों में किस में रहेगी, माइनस में। यानी कि यहां से लेकर के 0 से 90 पहला चतुर्थांश, फिर 90 से लेकर के 180 दूसरा चतुर्थांश, फिर 180 से लेकर 270 तीसरा चतुर्थांश, 270 से लेकर 360 चौथा चतुर्थांश। हमने सभी को यहां पे रेडियन में भी कन्वर्ट कर लिया है। ये सारे मान अंश में लिखे हुए हैं और ये सारे मान रेडियन में लिखे हुए हैं। तो इस तरह से आप अपने मानों को लिख सकते हो। अब आपको केवल प्लस और माइनस का चिन्ह लगाना है। तो जैसा कि आपको पता है कि प्लस किस में रहता है मान, साइन का मान, तो पहले चतुर्थांश में और दूसरे चतुर्थांश में। दूसरा का मतलब 180 तक, यहां तक 180 के बाद 360 तक साइन नेगेटिव वैल्यू देता है। तो 180 के बाद ये भी मान ऋणात्मक, ये भी मान ऋणात्मक, यह भी ऋणात्मक, यह भी ऋणात्मक, यह भी ऋणात्मक, यह भी ऋणात्मक, यह भी, और 0 में ऋण लगाने का कोई मतलब नहीं है। अब इस तरह से आप मान को क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। अब मान ये देखिए कुल के लिए अगर देखा जाए तो इसका जो मान है 0 से 0 टू कहां जा रहा है, 1, 0 टू कहां जा रहा है, 1, और यहां से देखा जाए तो ये मान जा रहा है 1 और 2 0, 1 से लेकर के कहां जा रहा है 0, फिर आपका ये मान कहां आ रहा है, ये मान जा रहा है 0 टू -1, 0 टू -1, और ये मान जा रहा है आपका -1 टू 0। इस प्रकार से साइन का मान चलता है। अब इसको आपको क्या करना है, एक तल लेना है, एक्स वाई तल। तो आइए हम सबसे पहले एक तल बनाते हैं, निर्देशांक बनाते हैं। तो ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये आपका कौन सा अक्ष हो गया, एक्स अक्ष हो गया, और ये आपका कौन सा अक्ष हो गया, ये आपका y अक्ष हो गया। तो इस तरह से आप अक्षांश बना लेंगे। और अक्षों पर जैसे यहां पे 0 है ना, तो ये तो मान आपका 0 होगा, स्वाभाविक है। तो थोड़ा सा छोटा अंतराल में बनाते हैं। तो यहां से अब इस अंतराल को थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। जैसे यहां पे 0 है तो यहां पे हम मान ले रहे हैं कि यहां पे पहला चतुर्थांश कंप्लीट कर रहा है कितना, यहां पे कंप्लीट कर रहा है π/2, और यहां पे आपका दूसरा चतुर्थांश कंप्लीट कर रहा है π, और यहां पे तीसरा चतुर्थांश कंप्लीट कर रहा है कितना, 3π/2, और यहां पे चौथा चतुर्थांश कंप्लीट कर रहा है कितना, 2π। उसी तरह से इधर आएंगे तो इधर आपका होगा माइनस का π/2, इधर आपका होगा माइनस का π, और इधर आपका होगा माइनस का 3π/2। इस तरह से हमने चतुर्थांशों को क्या कर लिया, विभाजित कर लिया। अब जो आपका एक्स अक्ष है ना, इस पर आप कोणों के मान को रखोगे, जैसे कोण यानी कि जो थीटा का मान है उसको रखोगे, और y अक्ष पर आपको y बराबर साइन x का जो मान निकलेगा, यानी इन कोणों को रखने के बाद जो मान निकलेगा साइन में, इन कोणों को, जैसे 0 है तो 0 रखने पे, 30 है तो 30 रखने पे, 45 है तो 45 रखने पर जो मान निकलेगा उसे आप कहां पे रखोगे, उसे आप y अक्ष पे रखोगे। अब वह मान निकलेगा का क्या, आप एक चीज इस टेबल में देखो, ये मान 0 से 1, 1 से 0, 0 से -1 और -1 से 0। अधिकतम मान कितना जा रहा है, अगर देखा जाए तो साइन के टेबल में साइन का जो अधिकतम मान है वह कहां जा रहा है, 0 से 1 तक। 1 से बड़ी कोई संख्या दिख रही है क्या, इसमें नहीं दिख रही है, क्योंकि अगर √1/√2 को भी लोगे तो भी 1 से छोटी आएगी। √3/2 को भी लोगे, √3 का मान 1.7321, 1.7321 में 2 का भाग लगाओगे, 1 से छोटा ही मान निकलेगा। कोई सा भी ले लो, इसको ले लो, -1 से बड़ा ही निकलेगा। यानी कि सबसे ज्यादा मान साइन का जो है 1 है, और सबसे कम जो मान है वह कितना है, -1 है। यानी साइन का मान 1 और -1 के बीच में ही रहने वाला है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता और -1 से छोटा नहीं हो सकता। यानी कहने का मतलब यह है कि जो साइन का मान है ना, वह प्लस के 1 से या तो क्या होगा, छोटा या बराबर, या -1 से बड़ा या बराबर होगा। यह आपके साइन की वैल्यू है। अब इसी वैल्यू पर देखो, सबसे पहले मान कितना है, 0 से बढ़ करके कितना गया, 1 तक। अगर y पर देखा जाए तो मान लेते हैं y का 1, प्लस का 1 यहां है और y का माइनस का 1 यहां है। इस पर मैंने एक डॉटेड लाइन हमने क्या कर दी, बना दी। एक डॉटेड लाइन इसी पे हमने क्या कर दिया, बना दिया। एक डॉटेड लाइन हमने इस पर क्या कर दिया, बना दिया, इस प्रकार से। यानी कि जो साइन की वैल्यू रहनी है, इसके ऊपर नहीं जानी है प्लस के 1 से, इसके नीचे नहीं जानी है। अब देखो साइन की वैल्यू कैसे बढ़ेगी।
जीरो से कहां जा रही है 1 तक, यानी जीरो से बढ़ेगी, जैसे ही आपकी π/2 पर इसके सीध में पहुंचेगी, यहां पर ये वैल्यू 1 देगी, यानी यहां से बढ़ती जाएगी वैल्यू, और यहां पे π/2 पर कितना देगी वैल्यू 1 देगी। π/2 पर ये सीधा लाइन नहीं, थोड़ा सा कर्व बनेगा, तो ये आपका इस प्रकार से जाएगा। तो यहां पे एक पर चला गया, फिर जब π/2 से आगे चलेगा तो फिर कहां जाएगा 0 पर, तो ये π/2 से जब चलेगा पाई पर जब पहुंचेगा तो फिर से 0 हो जाएगा, यानी इस पाई पर फिर से पहुंच करके कितना हो जाना है, इस पाई पर फिर से पहुंच करके इस वैल्यू को फिर से कितना हो जाना है, 0 हो जाना है। इस तरह से इसको एक काम करते हैं, हम दूसरे पेन से बना लेते हैं, थोड़ा सा आपको विजुअलाइजेशन में दिक्कत ना आए। तो ये 0 से शुरू हुई और जब π/2 पर पहुंची, 0 से शुरू हुई और जब π/2 पर पहुंची तो 1 गई, और फिर से कहां आ गई 180 अंश पर, फिर से कहां आ गया वैल्यू, फिर से आ गया आपके 0 पर। तो ये इस तरह से आपका ये बना ऐसे। अब अगर पाई से आगे देखें तो पाई से 270 पे माइनस में वैल्यू जा रही है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। तो पाई से आगे जैसे बढ़ेंगे, अब ये वैल्यू प्लस में ना जाकर के माइनस में प्रवेश करेगी, और जब 3π/2 यानी कि इस सीध में जब आएगी तो माइनस के 1 को प्राप्त कर लेगी, यानी यह वैल्यू कुछ इस प्रकार से बढ़ेगी और यहां पे जाके -1 टच कर लेगी, और फिर -1 से फिर 0 की तरफ बढ़ जाएगी। तो -1 से फिर से यह कहां बढ़ जाएगी, 0 की तरफ बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से इसका कर्व आगे की ओर क्या होता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। अब इसी तरह से इसको देखें तो इधर जब आएंगे तो ये कर्व फिर से इधर आएगा और यहां पे -1 को टच करेगा, और फिर से आगे बढ़ेगा तो -π पे फिर 0 हो जाएगा, और इस पर फिर आएगा तो यहां पे -3π/2 पर 1 पर वैल्यू देगा, और इसके आगे बढ़ेगा तो इधर फिर से जब -2π आएगा तो -2π पर फिर से 0 वैल्यू देगा। यह रहा आपके साइन का ग्राफ। अब इसमें ग्राफ को देखकर आप बहुत सारी चीजें बता सकते हो। कैसी? पहला तो आता है एक आवर्तकाल। पहला क्या आता है? आवर्तकाल। आवर्तकाल किसको कहते हैं? जैसे साइन यहां 0 से चला है तो 0 से चलने पर यह जो कर्व है इसका एक चक्कर कहां पे पूरा कर रहा है? तो देखो आधा चक्कर तो यहां पाई पर हुआ और आधा चक्कर नीचे हो गया, तो एक चक्कर पूरा करने में समय कितना लिया? 0 से लेके 2π, 0 से लेके 2π। तो अगर इसका आवर्तकाल देखा जाए, आवर्तकाल, तो आवर्तकाल अगर इसका देखा जाए तो वह कितना है? 0 to 2π है। कितना है? 0 से लेकर के 2π तक इसका आवर्तकाल है, यानी 0 से लेकर के 2π तक एक चक्कर लगा रहा है, फिर से जब यहां से लेकर के 2π, यानी 2π के बाद फिर से यह ग्राफ दोहराएगा, फिर से यह ग्राफ क्या करेगा? दोहराएगा। आवर्तकाल एक चक्कर पूरा करने में लगा समय होता है, तो यहां से एक चक्कर पूरा कब कर रहा है? 0 से लेके 2π तक। तो इस साइन x का जो आवर्तकाल हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 0 से 2π। अब बात आती है अगली इसके आयाम की। किसकी बात आती है? आयाम की। तो आयाम क्या होता है? यह जो ग्राफ है अधिकतम कितनी वैल्यू प्राप्त करता है और न्यूनतम कितनी वैल्यू प्राप्त करता है? तो इसकी अधिकतम जो वैल्यू है कितनी है? +1, और न्यूनतम वैल्यू कितनी है? -1। आयाम को हम कैसे निकालते हैं? आयाम का मतलब हाईएस्ट और न्यूनतम मान, इसका हाईएस्ट और लोएस्ट मान। तो आयाम इसका कहां से कहां तक है? -1 से लेकर के +1 तक है। -1 से लेकर के +1 तक है इसका आयाम। आयाम को निकालते कैसे हैं? एक सूत्र होता है, तो सूत्र को मैं बताता हूं। आयाम इसका 1 होता है। आयाम इसका कितना होता है? 1। प्लस माइनस से मतलब नहीं है भाई, इधर भी गया तो 1, इधर भी गया तो दूरी कितना चला? 1। अब आयाम का जो सूत्र होता है वह होता है x - y/2, जहां पे x क्या है? अधिकतम वैल्यू, और y क्या है? न्यूनतम वैल्यू। तो साइन की जो अधिकतम वैल्यू होती है वह कितनी होती है? 1, और माइनस न्यूनतम वैल्यू होती है वह कितनी होती है? -1। तो ये हो गया -1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/2 = 1, यानी इसका आयाम जो है वह कितना आता है? इसका आयाम जो है कितना आता है? 1 आता है। तो इस ग्राफ से हमने दो चीजें निकाला, एक तो आवर्तकाल और दूसरा हमने क्या निकाला? आयाम। और तीसरी भी चीज हम इसमें निकाल सकते हैं। क्या? एक आपका निकाल सकते हैं हम प्रांत,
और दूसरा हम निकाल सकते हैं इसमें परिसर, प्रांत, और दूसरा हम निकाल सकते हैं इसका परिसर। प्रांत इसका क्या हो जाएगा, देखो अगर x की वैल्यू आप कुछ भी रख के देख लो, x की वैल्यू आप कुछ भी रख के देख लो, प्रांत का मतलब x की वैल्यू, तो x की वैल्यू अगर 10 अंश भी रखोगे तो भी मान देगा, अगर 20 अंश रखोगे तो भी मान देगा, 30 अंश रखोगे तो भी मान देगा, अगर आप 90 से ज्यादा, अगर आप 110 अंश भी रखोगे तो भी मान देगा। यानी कोई भी संख्या इसमें ले लो, कोई भी वास्तविक संख्या ले लो, मान देगा ही देगा। तो प्रांत में आप r रख सकते हो, प्रांत यानी कि वास्तविक संख्या। अब परिसर इसका कितना है, परिसर ये वैल्यू अधिकतम कितनी जा रही है, +1, न्यूनतम कितनी जा रही है, -1, तो इसका परिसर जो है -1 से लेकर के +1 तक है, और ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर रहेगा, यानी -1 को भी लेना है और +1 को भी लेना है, और इसके बीच की सारी संख्याओं को भी लेना है। तो इस तरह से ग्राफ से आप कितनी चीजें ज्ञात कर लिए, पहला तो आवर्तकाल, दूसरा आयाम, तीसरा प्रांत और चौथा परिसर। इतनी चीजें आप ग्राफ के माध्यम से आसानी पूर्वक ज्ञात कर सकते हो। तो ये रहा आपका साइन का ग्राफ। अब आप एक इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बताता हूं मैं आपको cos थीटा का ग्राफ बनाना। अब अगले क्रम में आइए हम देखते हैं y बराबर cos x का ग्राफ। cos x को टेबल में हम कैसे भरेंगे, सबसे पहले cos की वैल्यू 0 से लेकर 90 तक भरते हैं। cos 0 अंश का मान होता है 1, और cos 30 अंश का मान कितना होता है, √3/2, और cos 45 अंश का मान होता है 1/√2, और cos 60 अंश का मान होता है 1/2, और 90 अंश का मान होता है 0। इसका मान लिखना है तो 0 के बाद के इधर के सारे अंकों को लिख दो पलट करके, तो ये 1/√2, और ये आपका हो जाएगा √3/2, और ये हो जाएगा 1। फिर 1 के बाद इतने पूरे को पलट करके इधर लिख दो, तो ये आपका हो जाएगा √3। हर आपके त्रिकोणमिति सरसंख्या में हर यही रूल लागू होगा, 1/√2 ये हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा आपका 1/√2, और ये हो जाएगा √3/2, और ये हो जाएगा आपका 1। इस तरह से आपके cos के मान को भर सकते हो। अब यहां अगर टोटली की बात की जाए तो यहां 1 से कहां जा रहा है, 0 की ओर, तो ये 1 2 कहां है, 0 है, और ये कहां है, ये आपका 0 2 कहां है, 1 है। और सॉरी अभी इसमें पहले चिन्ह को थोड़ा सा ध्यान में रख देते हैं हम। तो चिन्ह कैसे देखेंगे, सबसे पहले चतुर्थांश बनाते हैं। cos आप जानते हो कि एक तो फर्स्ट में आपका प्लस रहता है, और दूसरा चौथे में आपका प्लस रहता है, इसमें और इसमें दोनों में cos किसमें होता है, निगेटिव होता है। तो पहला यानी कि 1 से लेकर के 90 तक, और फिर आपका 90 से लेके 180 तक निगेटिव, फिर 180 से लेके 270 तक भी निगेटिव, फिर 270 से 360 तक पॉजिटिव। यानी बीच की ये जो वैल्यू है 90 के बाद की, ये आपकी ये सारी की सारी वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी। ये सारी की सारी वैल्यू 270 तक माइनस में, फिर से ये आपका किस में आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इसको अगर देखा जाए तो ये 0 to -1 है। 0 to कहां है, ये 0 to -1 है, और ये -1 to 0 है। ये -1 2 कहां है, 0 है, और ये 0 2 कहां है, +1 है। इस तरह से आपका ग्राफ का चलेगा। इसका ग्राफ इस तरह से चलता है, 1 से 0, फिर 0 से -1, फिर -1 से 0, फिर 0 से 1। इस तरह से ग्राफ चलेगा। आइए देखते हैं। 0 पर cos 0 कितना है, 1। तो इसमें भी अगर देखा जाए तो अधिकतम मान कितना है, 1, और न्यूनतम मान कितना है, -1। -1 से छोटा कोई मान नहीं है, और +1 से बड़ा कोई मान नहीं है। यानी इसकी वैल्यू -1 और +1 के बीच में रहनी है। यानी y पे हमें लेना है +1 और -1। तो इस पे एक हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन इस तरह से क्या करते हैं, बना लेते हैं। एक डॉटेड लाइन इस तरह से हमने नीचे बना लिया, और एक डॉटेड लाइन हमने इस तरह से क्या कर लिया, ऊपर नीचे दोनों हमने बना लिया। जहां पे ये आपका ये वैल्यू किसके बराबर है, -k1 के, और ये वैल्यू किसके बराबर है, +k1 की। आप जानते हो यहां से कि जब 0 पे था, cos 0 पे था, तो वैल्यू कहां थी, 1। यानी cos की वैल्यू यहां से शुरू होती है। cos जब 0 पे था तो इसका जो ग्राफ रहेगा वह कहां पे रहेगा, 1 पर, और 1 से चलेगा कहां, 0 पर। 90 पर जैसे जाएगा 0 हो जाएगा, तो 90 का मतलब π/2। यहां से जैसे ही यहां तक आएगा 0 हो जाएगा। यहां से जैसे ही ये 90 पर आएगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 90 के बाद फिर से माइनस, अब माइनस में, निगेटिव में, ग्राफ कहां प्रवेश कर रहा है, निगेटिव में। तो निगेटिव में यानी कि नीचे जाना है, और पाई पर जैसे जाएगा -1, पाई पर आपका -1 यहां पे
है तो यहां पर जैसे ही ये ग्राफ जाएगा, यहां पर ये ग्राफ जैसे ही जाएगा ये कहां चला जाएगा, -k1 पर, फिर -k1 से 0 पर। अब इधर देखो, इधर वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ना शुरू हो, निगेटिव में बढ़ना शुरू हो गई है, 0 की तरफ जा रही है, तो ये 3π/2 पर फिर से क्या प्राप्त कर लेगा, 3π/2 पर फिर से 0 प्राप्त कर लेगा। इस तरह से बढ़ा। फिर यहां से देखो 3π/2 के आगे जैसे ही बढ़ेगा धनात्मक वैल्यू होगी, 1 तक जाएगा, तो यहां से धनात्मक वैल्यू होगी, और 2π पर यानी कि यहां पर आते आते इसकी वैल्यू का कैसी हो जाएगी, फिर से +1 हो जाएगी। इसी तरह से आगे तक जाएगा और यहां पर आकर के 2π पर +1 और फिर से 5π/2 पर फिर से कितनी वैल्यू हो जाएगी, 0, और फिर से ये किधर चला जाएगा, -k1 की तरफ। इसी तरह से यहां भी ये वैल्यू यहां से आएगी 90 पर और 0 पर, और फिर 0 से -1, फिर -1 से 0, फिर 0 से +1। इस तरह से आपका कॉस का ग्राफ चलेगा। अब अगर इसको देखा जाए कि इसका आवर्तकाल कितना है, तो आवर्तकाल यानी एक चक्कर कहां से कहां तक में पूरा कर रहा है, 0 से चला है, और इसका आधा चक्कर यहां हुआ और आधा चक्कर यहां हुआ, तो आवर्तकाल इसका भी 0 से कहां है, 0 से इसका 2π है। आवर्तकाल इसका भी 0 से कहां तक है, 2π तक है। लेकिन अगर आयाम की बात करें तो आयाम इसका भी 1 होगा। बताओ होगा कि नहीं, क्योंकि अधिकतम +1 और न्यूनतम -1, तो आयाम इसका कितना हो गया, 1। लेकिन अगर इसके प्रांत की बात करें तो प्रांत की वैल्यू रख के देख लो। अगर आप 0 से बड़ा कोई लेते हो, जैसे 80 अंश, 70 अंश, 60 अंश, 40 अंश, कितना भी वैल्यू ले लो, कुछ ना कुछ मान देगा। यानी x की वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते हो, कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, तो इसका प्रांत आपका क्या हो जाएगा, r। अगर बात करें परिसर की तो इसकी भी वैल्यू +1 से लेकर के -1 तक चली है, तो इसका भी परिसर कितना हो जाएगा, -1 से लेकर के +1 और बड़े कोष्टक के अंदर। तो इस तरह से आप कॉस के ग्राफ को बना सकते हैं। कॉस का ग्राफ 0 पर 1 पे होता है तो 1 से चालू होता है, और साइन का ग्राफ कहां से चालू होता है, 0 से। तो कॉस का ग्राफ 1 से चालू होता है और साइन का ग्राफ कहां से चालू होता है, 0 से चालू होता है। तो इस बात को आप याद रखोगे, इस तरह से आप कॉस का ग्राफ बना सकते हो। अब कॉस के बाद आता है टेन का ग्राफ बनाने में मजा आएगा। जल्दी से आप इसका ले लें स्क्रीनशॉट। अगले क्रम में अगर मैं कॉस के जगह पर, अब जैसे हमने कॉस और साइन का बनाया उसी के जैसे अब y बराबर आपका है tan x, y बराबर अब हमें tan x का क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले आइए मान रखते हैं tan 0 का मान कितना होता है, आप सब जानते हो tan 0 आपका होता है 0। tan 0 कितना होता है, 0। और tan 30 अंश की वैल्यू होती है 1/√3, और tan 45 अंश की वैल्यू होती है 1, और tan 60 अंश की वैल्यू होती है √3, और tan 90 अंश की वैल्यू हो जाती है अपरिभाषित। उसी प्रकार से आप इसको रिपीट करोगे तो ये आपका हो जाएगा √3, 1 और 1/√3, और ये हो जाएगा आपका 0। अब यहां से पूरे को आपको रिपीट करना है, तो ये आपका हो गया 1/√3, ये हो गया 1, और ये हो गया आपका कितना, √3, और ये हो गया आपका अनंत, और ये हो गया आपका √3, और ये हो गया 1/√3, और कितना आ गया आपका 0। तो इस तरह से आप कॉस के टेबल को, tan के टेबल को कंप्लीट कर सकते हो चारों चतुर्थांश के अंदर। अब थोड़ा सा आपको प्लस माइनस देखना है, तो इन चारों चतुर्थांशों में बात करें तो पहले में तो ऑल पॉजिटिव, और तीसरे में आपका जो होता है tan और cot पॉजिटिव होते हैं। तो tan और cot तीसरे में पॉजिटिव होते हैं, इसमें दूसरे में और चौथे में क्या होगा, माइनस। तो दूसरा का मतलब कितना, 90 to 180। तो 90 के बाद 180 तक ये सारी वैल्यू किसमें होंगी, निगेटिव में। 90 के बाद 180 तक ये सारी वैल्यू किसमें, निगेटिव में। फिर आपका 180 से 270, 180 to 270 यहां तक पॉजिटिव, इसके बाद फिर से किसमें हो जाएंगी, निगेटिव वैल्यू देंगी। तो इस तरह से आप tan के टेबल को बना सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। अगर यहां से देखा जाए तो tan में कुल 0 से कहां जा रहा है, अनंत की ओर। तो 0 से कहां जा रहा है, अनंत, और ये आपका अनंत से कहां आ रहा है, 0, और ये फिर से 0 से कहां जा रहा है, 0 से अनंत, और फिर से अनंत से कहां आ रहा है आपका 0। इस तरह से इसका ग्राफ चलेगा। अब अनंत में इसका ग्राफ जाएगा, आइए देखते हैं कैसे। tan की जो न्यूनतम वैल्यू है वह कितनी है, 0, और अधिकतम वैल्यू जो है वह कितनी है, वह आपकी है अनंत। अधिकतम वैल्यू कहां देगा, अनंत तक देगा। तो अनंत तो इस पे बना पाना संभव नहीं है,
जीरो आपका यहां है। अब इसमें हम एक काम और करते हैं, इसको हम इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं, इसको हर एक को हम क्या करते हैं, इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं, इस तरह से सभी को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं डॉटेड रूप में। तो इसको हमने सभी को क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। एक आप बना लोगे तो उसी को रिपीट कर दोगे तो बाकी के सारे सभी क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। तो इस तरह से हमने इसको क्या कर लिया, डॉटेड बना लिया। अब 10 की वैल्यू पहले चतुर्थांश में देखो जीरो से कहां जा रही है, अनंत। तो जीरो से अनंत, जैसे ही पाई बाई 2 पे पहुंचती है वैल्यू, अनंत को छू जाती है, तो ये जीरो से चलेगी और पाई बाई 2 पर जाते 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 कहां पहुंच जाएगी, अनंत पर पहुंच जाएगी। कहां पहुंच जाएगी, ये अनंत पर पहुंच जाएगी। तो जैसे ही पाई बाई 2 पर जाएगी, अनंत की तरफ वैल्यू बढ़ जाएगी और ऐसे अनंत तक चली जाएगी। अब पाई बाई 2 से जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, ये माइनस से होते हुए फिर से कहां जाएंगी, जीरो पर। माइनस अनंत से, अब ये वैल्यू आपकी माइनस अनंत से कहां तक जाती है, जीरो तक। तो ये आपकी माइनस अनंत किधर है, माइनस अनंत। पाई बाई 2 से आगे जब बढ़ोगे तो माइनस अनंत से आएंगी और पाई पर फिर से कितना मिल रहा है, जीरो। तो ये वैल्यू आपकी माइनस अनंत से आ रही है, ये इधर से आ रही है और पाई पर पहुंच के फिर से कितना हो गया, जीरो। अब पाई से आगे जैसे बढ़ते हैं 3 पाई बाई 2 पर प्लस के अनंत तक जाती हैं, तो ये यहां से चलेगा तो ये आपका प्लस के अनंत पर वैल्यू जाएगी। कहां तक जाएगी, ये आपकी वैल्यू प्लस के अनंत की ओर चली जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से प्लस के अनंत तक चली गई। अब माइनस के अनंत से शुरू होंगी और कहां तक जाएंगी, जीरो तक। तो यहां से माइनस अनंत से शुरू हुई और यहां तक आई, तो ये माइनस अनंत से शुरू हुई और कहां तक गई, जीरो तक। तो ये वैल्यू आपकी माइनस अनंत से शुरू हुई और जैसे ही आपकी 2 पाई पर पहुंची फिर से आपको क्या मिल गया, जीरो। तो इसका ग्राफ ऐसे आप जाओगे तो इस पर जैसे ही यहां पहुंचेगा फिर से आपका क्या हो जाएगा, अनंत। अब इसी तरह से इस ग्राफ को पूरा कर लेते हैं। इधर वैल्यू आएगी तो यहां पे अनंत देगा और फिर से आपकी वैल्यू यहां से स्टार्ट होगी और यहां पर आकर के जीरो और यहां पे आके अनंत, और फिर से यहां से वैल्यू स्टार्ट होगी अनंत से और फिर से यहां पे आके क्या हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी। यहां पर आकर के क्या हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी। अनंत से शुरू होगी और यहां तक आके क्या हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी। तो ये बना आपका tan का ग्राफ। अब ये आपका क्या बना, tan का ग्राफ बना। अब इसके अगर प्रांत की बात करें की जाए तो प्रांत आप सभी तो ले सकते हो, सभी वास्तविक संख्याएं तो ले सकते हो, लेकिन कुछ वास्तविक संख्याओं को छोड़ करके। जैसे में देखो क्या भाई, पाई बाई 2 पे ये ग्राफ कहां चला जा रहा है, अनंत पे। पाई पे भी कहां चला जा रहा है, अनंत, सॉरी पाई पे नहीं जा रहा है। 3 पाई बाई 2 पे कहां चला जा रहा है, अनंत पर। 5 पाई बाई 2 पे कहां चला जा रहा है, अनंत पर। उसी प्रकार से आगे 7 पाई बाई 2 पे अनंत चला जाएगा। इधर भी देख लो, इधर देखो माइनस के पाई बाई 2 पे अनंत ले रहा है, माइनस के 3 पाई बाई 2 पे अनंत ले रहा है और इधर आगे जाएंगे तो माइनस के 5 पाई बाई 2 पे अनंत ले लेगा। यानी कि परिसर R तो रख सकते हो, लेकिन R में से ऐसी वैल्यू को आप नहीं रखोगे जिस पर मान अनंत प्राप्त कर लेगा, क्योंकि अनंत का कोई अंत नहीं होता। अब इसको आप कैसे लिखोगे, देखो आपके पास वैल्यू है क्या। फिलहाल मैं इस चीज को क्या करता हूं, मिटा देता हूं। यहां से दिखाता हूं आपको कि जैसे देखो अनंत कहां पे प्राप्त कर रहा है, पहला तो पाई बाई 2 पे, पाई बाई 2 पर इसको 1 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हैं। और कहां पे कर रहा है, 3 पाई बाई 2 पर, तो ये 3 पाई बाई 2 पर कर ले रहा है। और कहां कर रहा है, 5 पाई बाई 2 पे कर रहा है, तो ये आपका हो गया 5 पाई बाई 2। इस प्रकार से आगे कहां करेगा, 7 पाई बाई 2 पर करेगा। इसी तरह से माइनस में देखा जाए तो आपके माइनस पाई बाई 2 पे अनंत ले रहा है, माइनस के पाई बाई 2 पर, तो इसको माइनस का 1 लिख सकते हैं ना। और आपका माइनस का 3 पाई बाई 2 पर अनंत ले रहा है और माइनस के 5 पाई बाई 2 पर अनंत ले लेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हो क्या कि पाई बाई 2 के साथ एक विषम संख्या आ रही है, पाई बाई 2 के साथ विषम संख्या, पाई बाई 2 के साथ विषम संख्या, पाई बाई 2 के साथ विषम संख्या, विषम धनात्मक भी आ रही है। यहां देखो पाई बाई 2 के साथ ऋणात्मक विषम संख्या, पाई बाई 2 के साथ ऋणात्मक विषम संख्या, पाई बाई 2 के साथ ऋणात्मक विषम संख्या। यानी कि इसमें से विषम संख्या आ रही है, विषम संख्या के साथ पाई बाई 2 का गुणा हो रहा है। अब विषम संख्या को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कोई भी संख्या एक ले लो, जैसे कोई भी एक संख्या ले लो, कोई भी विषम चाहे सम, उसमें अगर आप 2 का गुणा कर देते हो, अगर इसको मैं किस रूप में ले लूं, n के रूप में ले लेता हूं।
कोई भी एक विषम संख्या, कोई भी सम या विषम संख्या ले लो और उसमें 2 का गुणा कर दो तो सम संख्या हो जाएगी। किसी भी संख्या में 2 का जब मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो सम संख्या हो जाती है, और उस सम संख्या में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो हमारे पास विषम संख्या हो जाती है। हमारे पास क्या हो जाती है? विषम संख्या हो जाती है। और साथ में किसका गुणा है? π/2 का गुणा है, जहां n बिलोंग्स टू क्या है? z है, यानी पूर्णांक संख्या है। धन में भी हो सकती है और ऋण में भी हो सकती है। समझ में आई बात? तो विषम के साथ π/2 को छोड़ करके बाकी सभी पर ग्राफ क्या होगा? आपका वैल्यू देगा। लेकिन जैसे ही 2n+1 इंटू π/2 पर चला जाएगा ग्राफ, अनंत की ओर चला जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? यानी कि ग्राफ में वैल्यू सभी मानों पर मिल रहा है, लेकिन कुछ मानों को छोड़कर, जैसे π/2, 3π/2, 5π/2, इन पर मान अनंत पर हो जा रहा है। किस पे हो जा रहा है? अनंत पर। तो यानी कि आप देख रहे हो विषम संख्या। विषम संख्या को प्रेजेंट करने का तरीका है कि कोई भी संख्या ले लो, उसमें 2 का गुणा कर दो, सम संख्या बन जाएगी, और कोई भी सम संख्या ले लो, उसमें 1 जोड़ दो, विषम संख्या बन जाएगी। तो ये रही आपकी विषम संख्या। अगर आप यहां पे n की वैल्यू +1 रखते हो तो ये आपका 3π/2 बन जाएगा। अगर n की वैल्यू 0 रखते हो तो ये π/2 बन जाएगा। n की वैल्यू अगर 2 रखते हो तो ये 5π/2 बन जाएगा। इसी तरह से आगे की ओर ग्राफ चलता चला जाएगा। माइनस में रखते हो, अगर आप माइनस का आप यहां पे 1 रखते हो तो आपका माइनस का 1π/2 हो जाएगा। माइनस का 2 रखते हो तो माइनस का 3π/2 हो जाएगा। इसी तरह से आप इसके प्रांत को लिख सकते हो। लेकिन अगर बात करते हैं हम परिसर की, तो परिसर क्या है? हाईएस्ट मान कितना है और न्यूनतम मान कितना है, लोएस्ट मान कितना है, हाईएस्ट मान कितना है। तो आपको मैं अगर परिसर के बारे में मैं कुछ कहूं तो परिसर इसका कितना होगा? परिसर प्लस के अनंत से माइनस के अनंत तक, माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक चला जाएगा, और ब्रैकेट रहेगा छोटा, क्योंकि अनंत कोई अभी तक पा नहीं सका है, इसलिए अनंत को कोई नहीं देखा है, इसलिए इसके पे क्या हम लगाते हैं? छोटा ब्रैकेट लगाते हैं। तो इस तरह से आप tan के ग्राफ को बना सकते हो। अब आइए देखते हैं जल्दी से हम cot का ग्राफ। अब अगले क्रम में अगर आपके पास y बराबर cot x है तो सबसे पहले आइए cot का टेबल हम बनाते हैं। आप जानते हो कि cot 0 अंश का मान जो होता है, cot 0 अंश की वैल्यू जो होती है वह कितनी होती है? cot 0 अंश की वैल्यू होती है अनंत। cot 0 अंश की वैल्यू कितनी होती है? अनंत। उसके बाद cot 30 अंश की वैल्यू होती है √3, cot 45 अंश की वैल्यू 1, और ये होता है आपका √3, 1/√3, 1/√3, और 90 अंश की वैल्यू होती है 0। इसको क्या कर दो? पलट दो। तो ये आपका हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा √3, और ये हो जाएगा अनंत। इन सारों को पलट दो तो ये हो जाएगा आपका √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/√3, 1/√3, और कहां हो जाएगा? अनंत। कहां से कहां तक ग्राफ जा रहा है? तो पहले चतुर्थांश में ग्राफ जो है अनंत से कहां जा रहा है? अनंत से 0। और ये फिर से कहां जा रहा है? 0 से अनंत। 0 से कहां जा रहा है? अनंत। 0 से कहां जा रहा है? अनंत। फिर से आपका अनंत से कहां जा रहा है? अनंत से सॉरी, अभी तो चिन्ह लगा लो, थोड़ा सा चिन्ह लगा लो। और चिन्ह कैसे लगाएंगे? यहां पर अगर देखा जाए चतुर्थांश, तो पहले चतुर्थांश में तो ऑल पॉजिटिव, और तीसरे चतुर्थांश में आपका cot और tan दोनों पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में माइनस और चौथे में माइनस। तो पहला और तीसरा, पहला चतुर्थांश ये रहा और तीसरा चतुर्थांश आपका ये रहा। तो इसमें सारी वैल्यू किसमें देगा? पॉजिटिव। बाकी ये सारी वैल्यू किसमें रहेगी? ये सारी वैल्यू आपकी निगेटिव रहेगी। सारी वैल्यू ये निगेटिव रहेगी, माइनस माइनस माइनस। ये सारी वैल्यू निगेटिव देगी चौथे चतुर्थांश की, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो यहां से देखा जाए तो ये 0 से ग्राफ जो है, 0 से कहां जा रहा है? 0 से जा रहा है माइनस के अनंत तक। 0 से ये माइनस इसमें भी लगा लो, तो ये 0 से कहां जा रहा है? माइनस के अनंत। और ये माइनस के अनंत से फिर कहां जा रहा है? 0। और ये 0 से आपका कहां जा रहा है? 0 से कहां जा रहा है? प्लस का अनंत। तो इस प्रकार से आपका cot का जो ग्राफ है चलता है। अब इसके लिए हमने इस तरह से बनाया है टेबल, इस तरह से हमने टेबल इसका बनाया है। देखा जाए 0 से शुरू हो रहा है, 0 पे कहां है? अनंत। अनंत से कहां की ओर बढ़ रहा है? 0 की ओर। तो अनंत से बढ़ रहा है, 90 पे आते आते π/2 पर आते आते 0 हो रहा है। अनंत से आ रहा है, कहां से आ रहा है? अनंत से आ रहा है, और π/2 पर आते 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 कहां हो रहा है? 0 पर आ जा रहा है। π/2 पर आते आते 0, फिर 0 से माइनस अनंत, यानी माइनस की तरफ प्रवेश करेगा। ये फिर माइनस की अनंत की ओर क्या करेगा? चला जाएगा।
इसी प्रकार से फिर माइनस के अनंत से शुरू होगा, माइनस के अनंत से शुरू होगा आपका 3π/2, एक मिनट, 3π/2 पे ये कहां चला गया ग्राफ, जीरो से सॉरी प्लस के अनंत से, जीरो पे कहां था, प्लस के अनंत पर, फिर से कहां आ गया आपका जीरो, फिर जीरो से कहां आ गया माइनस का अनंत, फिर माइनस के अनंत से, माइनस के अनंत से नहीं प्लस के अनंत से आपका कहां जाएगा जीरो पर, फिर प्लस के अनंत से 3π/2 के बाद इसमें देखिए थोड़ी सी ही मिस्टेक हुई कि यहां पे पाई होगा ना, मैंने थोड़ा सा ये मिस्टेक कर दिया, और ये 3π/2 होगा, और ये आपका होगा 2π, और ये आपका होगा कितना 5π/2। इस तरह से ग्राफ चलेगा। अब यहां से देखिए आपका प्लस के अनंत से कहां गया जीरो पर, पाई पर जैसे ही पहुंचा, सॉरी और π/2 पे जैसे ही पहुंचा कहां आ गया जीरो, तो यहां पे ग्राफ किस पे मिल गया, जीरो पे मिल गया। यहां पे ग्राफ आपका किस पे मिल गया, यहां पे ग्राफ जीरो पे मिल गया। फिर जीरो से बढ़ा माइनस अनंत की तरफ, तो माइनस अनंत की तरफ बढ़ गया। अब पाई से 180 से जैसे आगे जाएगा, फिर से धनात्मक में प्लस के अनंत से कहां आएगा जीरो पर, तो पाई से आगे जैसे ही आएगा यहां पे फिर से कहां से आएगा प्लस के अनंत से, और 270 पर यानी 3π/2 पर फिर से जीरो देगा, तो ये यहां से चलेगा और 3π/2 पर फिर से जीरो देगा, और 3π/2 से फिर चलेगा, तो फिर से कहां जाएगा आपका, ये माइनस है ना, तो ये माइनस के अनंत की तरफ चलेगा, और यहां से ये कहां चलेगा माइनस की अनंत की तरफ, ऐसे चलेगा। फिर यहां से प्लस में शुरू होगा तो यहां पर आएगा, और यहां से फिर से माइनस अनंत की तरफ जाएगा। इसी तरह से यहां भी होगा, जैसे यहां हुआ था, यहां पे भी क्या होगा, यहां से आपका जैसे आएगा यहां से, तो ये आपका इस पे जीरो देगा, फिर से यहां पे अनंत चला जाएगा, इस पे जीरो देगा, और फिर से यहां से क्या आ जाएगा, अनंत चला जाएगा। तो ये आपका y बराबर cot x का ग्राफ बन गया, y बराबर cot x का ग्राफ बन गया। अब इसका अगर आपको प्रांत और परिसर ज्ञात करना है, तो प्रांत कैसे ज्ञात करोगे, प्रांत सभी वास्तविक संख्याएं तो ले सकते हो, लेकिन उनको छोड़ दोगे जिस पर फलन का मान अपरिभाषित हो जा रहा है, अनंत हो जा रहा है। तो किस पर हो जा रहा है, यहां पे देखो, यहां पे जीरो पे पहला तो जीरो पे आपका हुआ अनंत, और जीरो के बाद फिर से किस पे हुआ, पाई पर अनंत हुआ, फिर से पाई के बाद किस पे हुआ, 2π पे हुआ, फिर 2π के बाद किस पे हो जाएगा, 3π पे हो जाएगा, यानी पाई पे हुआ, पाई के बाद 3π पे हुआ, 3π के बाद आपका 4π पे हो जाएगा, 4π पे ऐसे हो जाएगा, आगे ऐसे ही पाई पे चलता जाएगा। इधर देखा जाए तो माइनस के जीरो पे तो हुआ ही, माइनस π/2 पे अनंत होगा, माइनस के π/2 पर अनंत की ओर जाएगा। इधर वाला थोड़ा सा ग्राफ देख लेना, ये आपका जो ग्राफ है ना, जैसे π/2 पे जीरो पे था, तो यहां -π/2 पे भी जीरो पे रहेगा, और यहां जीरो की तरफ अनंत पर जाएगा, और पाई, यहां भी मैंने गलत लिखा ना, यहां भी गलत लिखा, इसीलिए गलत आ रहा है। तो ये पाई पर ठीक है, ग्राफ ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसको गलत लिखा, और बाकी का ग्राफ आपका सही है। ये पाई है, और ये इधर आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3π/2, और ये हो जाएगा आपका 2π, तो ये आपका हो जाएगा 2π, माइनस का 2π। तो इस तरह से अब इधर में देखें तो जीरो और माइनस का पाई और माइनस का 2π, माइनस का 2π 3 नहीं, 2 के बाद 3 आएगा, तो और 3π, यानी कि आप देख रहे हो कि n पाई को छोड़ करके बाकी सभी मानों के लिए यह ग्राफ परिभाषित है, लेकिन n पाई को छोड़कर, जहां n किससे बिलोंग्स करता है, पूर्णांक संख्या से बिलोंग्स करता है, चाहे वो प्लस की हो चाहे माइनस की हो। तो इस तरह से आप कॉट का ग्राफ बना सकते हो। अब देखिए सेक और कोसेक का जो ग्राफ है वह आपके बुक में, आपके सिलेबस में यहां पे नहीं दिया है, 12वीं में हो सकता है दिया होगा, लेकिन अगर मैं चाहूं तो उसको भी मैं एक, अगर आपका सेक का मैं बना के दिखा दूं तो थोड़ा सा आप लोगों को अभी अंदाजा हो जाएगा। तो सेक का बस देख लीजिए, सेक के जैसे कोसेक का भी बनता है।